हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा आज का टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। आज हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के बारे में। पिछली कुछ वीडियोस में मैंने सेल के और ऑर्गेनील्स के बारे में बताया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आज हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या है? इसको हम एर्गोस्टोप्लाज्म भी बोलते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का जो मतलब है वो इसमें ही छिपा हुआ है। ठीक है, एंडो का मतलब होता है इनसाइड और प्लाज्मिक का मतलब होता है साइटोप्लाज्म और रेटिक्यूलम का मतलब होता है नेटवर्क। जो नेटवर्क फॉर्म करता है साइटोप्लाज्म के अंदर उसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है वो एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील है जो फंक्शन करता है एज ए सिक्रेटरी, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ सेल को अगर किसी प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करना होता है तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम करता है, और किसी प्रोडक्ट को सिक्रेट करना है तो वो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है ये डायरेक्टली कनेक्टेड होता है न्यूक्लियस के साथ। जो इसकी मेम्ब्रेन है, जो न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जो भी प्रोडक्ट सिंथेसिस होते हैं अगर उनको ट्रांसपोर्ट करना होता है सेल के अंदर या सेल से किसी भी बाहर दूसरे सेल को भेजना होता है तो वो किसके थ्रू भेजते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के थ्रू होते हुए वो सेल से बाहर जाते हैं या सेल के अंदर जहाँ भी उनकी ज़रूरत होती है वहाँ पे ट्रांसपोर्ट होते हैं। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है इसकी जो ये कैविटी है, ठीक है, जो ये आप देख रहे हो, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की जो ये कैविटी है ये पैसेज प्रोवाइड करती है उन प्रोडक्ट्स को यहाँ से मूव करने में। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनील होता है सेल का। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम दो टाइप का होता है। ठीक है, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है उसको रफ क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं। राइबोसोम्स होते हैं, आपको पता है ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। सेल के अंदर जितनी भी प्रोटीन सिंथेसाइज होती है उसको कौन सिंथेसाइज करता है? उसको राइबोसोम सिंथेसाइज करता है। राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं और ये कहाँ पे अटैच होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की सरफेस पे अटैच होते हैं। इसी की वजह से जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है ये रफ दिखता है, तो इसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बोलते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार जो दूसरा इसका टाइप है वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इसकी जो आउटर बाउंड्री होती है, मतलब इसका जो सरफेस होता है वो स्मूथ होता है, जिसकी वजह से हम इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी बोलते हैं। जो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है इसको हम ए ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी बोलते हैं, क्योंकि ये इसका जो सरफेस है वो स्मूथ है। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है उसको हम ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बोलते हैं, क्योंकि जो ये राइबोसोम्स इसके ऊपर अटैच है ये ग्रेन्यूल्स की तरह दिखते हैं जो इसको ग्रेन्यूलर अपीयरेंस देते हैं, जिसकी वजह से हम इसको ग्रेन्यूलर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी बोलते हैं। इसी प्रकार जो ये जो आप देख रहे हो ये वेसिकल जो फॉर्म कैसे होते हैं? जब कोई भी प्रोडक्ट जब यहाँ पे सिंथेसाइज हो रहा है और यहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है, जब इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को उस प्रोडक्ट को किसी दूसरे पार्ट में भेजना है या तो इसको गोल्गी अपरेटस को भेजना है या कहीं भी भेजना है, तो ये क्या करता है, जो इसकी मेम्ब्रेन है वो एक बड फॉर्म करती है। ठीक है, और इसके अंदर वो प्रोडक्ट पैक होता है और ये बड यहाँ से डिटैच हो जाती है, जो क्या करती है वो वेसिकल फॉर्म करते हैं, जिसको हम बोलते हैं वेसिकल्स। जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है ये नेटवर्क है, किस किस का नेटवर्क है? ये जो फ्लैटेंड सैक्स है जिसको हम बोलते हैं सिस्टर्नी, ये नेटवर्क है फ्लैटेंड सैक्स का, ट्यूब्यूल्स का और वेसिकल्स का। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है इसमें जो ये फ्लैटेंड सैक्स होते हैं और जो ये ट्यूब्यूल्स होते हैं और वेसिकल होते हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। ठीक है, और जो ये नेटवर्क होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का, जो ये नेटवर्क है ये यहाँ तक जो ये बाहर की जो बाउंड्री होती है सेल की, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, वहाँ तक फैला हुआ हो सकता है। ठीक है, जब किसी भी प्रोडक्ट को इसको ट्रांसफ़र करना होता है किसी दूसरे पार्ट में या फिर जो सेल से बाहर भेजना होता है तो ये वेसिकल फॉर्म करता है, और वहाँ से ये जो वेसिकल होता है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है, जो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ठीक है, जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है इसकी डिस्कवरी किसने की? कैथ आर पॉटर ने
और थॉमसन ने 1945 में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कवर किया। इसको जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम किसने दिया, वो पॉटर ने दिया 1953 में। इसको 1953 में पॉटर ने नाम दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये नेटवर्क फॉर्म करता है साइटोप्लाज्म के अंदर, इसी के बेस पे इसको नाम दिया गया है, क्योंकि ये नेट की तरह दिखता है साइटोप्लाज्म के अंदर। सो जो पॉटर है उन्होंने 1953 में इसको नाम दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है और ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जो फॉर्म करता है इंटरकनेक्टिव नेटवर्क। किस किस का, फ्लैटेंड सैक्स का जिसको हम सिस्टर्नी बोलते हैं, ट्यूब्यूल्स जिसको हम केनाल्स बोलते हैं, और वेसिकल्स। ठीक है, इन सबको मिला के जो एक नेटवर्क बनता है उसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये लार्जेस्ट ऑर्गेनील है सेल का। मैंने आपको बताया कि ये जो न्यूक्लियस से लेके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैला हुआ हो सकता है, और ये मेजर साइट होती है प्रोटीन सिंथेसिस की, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं। और ये ट्रांसपोर्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो इसकी जो मेम्ब्रेन होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, वो बड फॉर्म करती है जिसके अंदर वो प्रोडक्ट को पैक करती है और उसको ट्रांसपोर्ट करती है दूसरे पार्ट में। इसलिए जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, सो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील है सेल के अंदर। जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके जो सेल होते हैं उनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे कि प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गए और फंजाई हो गया। ठीक है, ये एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क फॉर्म करता है ट्यूब्यूल्स का, वेसिकल्स का और फ्लैटेंड सैक्स का। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, प्रोटीन सिंथेसिस में, लिपिड मेटाबॉलिज्म में, कैल्शियम स्टोरेज में और डिटॉक्सिफिकेशन में। ठीक है, सो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नेटवर्क है ये प्रोटीन सिंथेसिस में किस प्रकार हेल्प करता है, क्योंकि इसके ऊपर जो है राइबोसोम्स अटैच होते हैं। ठीक है, राइबोसोम क्या करते हैं, राइबोसोम प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, इसलिए ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। और लिपिड मेटाबॉलिज्म में ये किस प्रकार हेल्प करता है, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है, वो मेजर साइट है स्टीरोल्स की और फॉस्फोलिपिड की सिंथेसिस की। ठीक है, जो ये स्टीरोल होते हैं और फॉस्फोलिपिड्स होते हैं ये क्या करते हैं, जो जितने भी लिपिड कंपोनेंट होते हैं बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स के, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो उसके जो लिपिड कंटेंट है उसमें वो किसकी वजह से होता है, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो लिपिड सिंथेसिस करता है वो ही वहाँ पे जाके लिपिड कंटेंट जो है फॉर्म करते हैं मेम्ब्रेन्स का। ठीक है, जो जितने भी एंजाइम्स या रेगुलेटरी प्रोटीन्स जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं लिपिड मेटाबॉलिज्म में। जो हम डाइट लेते हैं उसमें जो फैट प्रेजेंट होती है वो कहाँ पे मेटाबोलाइज होती है, वो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके अंदर उसका मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, सो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या करता है, जो मेम्ब्रेन के लिपिड्स है उनकी कंपोजिशन को कंट्रोल करता है और ये एसेंशियल रोल प्ले करता है जो मेम्ब्रेन लिपिड का जो होम्योस्टेसिस है, मतलब जो बैलेंस है लिपिड्स का मेम्ब्रेन में उसको मेंटेन करके रखता है। ठीक है, सो जो ये फैट्स जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज करता है ये कहाँ पे स्टोर होते हैं, एडिपोसाइट्स जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं हमारी बॉडी में, जो ज़्यादा अमाउंट में जो भी फैट्स हैं वो उसके अंदर स्टोर हो जाते हैं। बाकी जो बॉडी के लिए जो यूटिलाइज करने होते हैं वो उसको यूटिलाइज कर लेता है। बाकी जो एक्सेस में जो प्रेजेंट रहते हैं वो कहाँ पे रहते हैं, वो एडिपोसाइट सेल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर वहाँ पे भी ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, जितने भी हमारे अदर पार्ट्स हैं उनके ऊपर जो है डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार जो हमारी ब्लड वेसल्स है अगर उसके ऊपर फैट डिपॉजिट हो जाता है तो इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से बोलते हैं कि जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है उनको जो फैट वाली चीज़ें नहीं खानी होती। इसी प्रकार से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। थर्ड जो इसका फंक्शन है वो है कैल्शियम स्टोरेज में। सो जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये कैल्शियम स्टोरेज में कैसे हेल्प करता है, जितने भी जो हमारा जो कैल्शियम है बॉडी में वो कहाँ पे होता है, वो सारा बोन्स में, टीथ में स्टोर होता है। ठीक है, और जो कैल्शियम है ये क्या करता है, ये बोन्स को या टीथ्स को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, जो ये कैल्शियम है इसकी वजह से जो हमारी बॉडी, आपको पता है मसल्स प्रेजेंट होती है, जो वो किसकी हेल्प से मूव करती है, वो उसमें जो कैल्शियम होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है
उनकी मूवमेंट में, ठीक है। और जो नर्व्स के थ्रू, मतलब जो हमारा ब्रेन है, और ब्रेन ने अगर मैसेज भेजना है किसी दूसरे पार्ट को, ठीक है, ब्रेन से बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर मैसेज ट्रांसफ़र करना है, वो कहाँ से ट्रांसफ़र होएगा, वो नर्व्स के थ्रू होएगा। तो नर्व्स के थ्रू वो किसकी हेल्प से ट्रांसफ़र होएगा, उसमें भी कैल्शियम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो जो कैल्शियम जो है स्टोर होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टोर होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही एक टाइप है जिसको हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। जो ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये मसल की जो सेल्स होती हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है, और ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैल्शियम स्टोरेज में। और ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही इम्पॉर्टेंट होता है, मतलब मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के लिए और उनकी रिलैक्सेशन के लिए, ठीक है। इसी प्रकार से जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैल्शियम स्टोरेज में। नेक्स्ट जो इसका फंक्शन है वो है डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो हमारे अंदर जितने भी वेस्ट मेटाबोलाइट्स हैं या फिर जो भी पॉइजनस सब्सटेंसेस होते बॉडी में अगर हैं, तो ये उनको डिटॉक्सीफाई करता है। ये किस तरह से डिटॉक्सीफाई करता है? फॉर एग्जाम्पल जैसे लीवर सेल्स हैं, ठीक है। लीवर सेल्स का जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करता है, अगर हमारी बॉडी में पॉइजन है, इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो उसको डिटॉक्सीफाई कर देता है। तो ये क्या करता है, जो भी हमारी लीवर में जो ड्रग्स है या फिर जो पॉइजन गया है, ठीक है, वो लीवर सेल्स का जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वो एंजाइम्स क्या करते हैं, जो ये लिपिड सॉल्युबल जो पॉइजन है या फिर जो ड्रग्स है जो ये लिपिड सॉल्युबल होती है, इनको वो वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। वो जितने भी जो हमारे जो मेटाबॉलिक वेस्ट है अगर बॉडी का, उसको डिटॉक्सीफाई करना है तो ये उसको वाटर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और उसको बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट कर देगा, ठीक है। इस प्रकार से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसकी 3 डिफरेंट फॉर्म्स होती है, मैंने आपको बताया, वेसिकल्स, सिस्टर्नी और ट्यूब्यूल्स। ये नेटवर्क होता है वेसिकल्स का, फ्लैटेंड सैक्स का और ट्यूब्यूल्स का। इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं। पहला है वेसिकल्स, ठीक है। वेसिकल्स क्या होते हैं, ये ओवल होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड वेस्कुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि 25 to 50 नैनोमीटर डायमीटर हो सकता है इनका, ठीक है। वेसिकल्स मैंने आपको बताया कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन होती है वो बड फॉर्म करती है और उसके अंदर प्रोडक्ट को पैक करती है और उसको ट्रांसपोर्ट करती है दूसरे पार्ट को। जब मेम्ब्रेन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को किसी प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करना होता है तो वो वेसिकल्स फॉर्म करता है। इसी प्रकार जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दूसरी टाइप है वो है सिस्टर्नी। सिस्टर्नी क्या होता है, सिस्टर्नी अनब्रांच्ड जो लॉन्ग फ्लैटेंड मेम्ब्रेन वेसिकल्स होते हैं उनको हम सिस्टर्नी बोलते हैं। जो फ्लैटेंड सैक्स हैं वो सिस्टर्नी है। इनका जो डायमीटर होता है वो 40 to 50 नैनोमीटर हो सकता है और ये अरेंज होते हैं पैरेलल बंडल की फॉर्म में या फिर स्टैक्स की फॉर्म में ये अरेंज होते हैं। और जो पैनक्रियाज होता है या फिर ब्रेन्स होते हैं, सेल्स होते हैं, वहाँ पे ये ज़्यादातर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये जो फ्लैटेंड सैक्स है जो पैरेलली अरेंज्ड है इनको हम बोलते हैं सिस्टर्नी, ठीक है। और जो ये राउंड शेप में जो ये ग्रीन कलर में आप स्ट्रक्चर देख रहे हो इसको बोलते हैं वेसिकल्स, ठीक है। हम इसको ट्यूब्यूल्स बोलती हैं, ठीक है। इसी की वजह से जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फॉर्मेशन होती है और जो ये सिस्टर्नी होते हैं ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फॉर्मेशन करते हैं। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं, ये किस तरह से अटैच होते हैं, कोई चीज़ अगर किसी के ऊपर अटैच करनी है हमें तो उसके लिए कुछ बाइंडिंग सब्सटेंस चाहिए होता है ना। जो राइबोसोम्स होते हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से किस प्रकार अटैच होते हैं, इनको कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है अटैच होने के लिए। जो राइबोफोरिन एक प्रोटीन होती है, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन है ये राइबोफोरिन जो ये प्रोटीन है इसके ऊपर ये राइबोसोम्स अटैच होते हैं, ठीक है। इसकी हेल्प से जो ये राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच होते हैं और ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। अब जो भी इन्होंने प्रोटीन की सिंथेसिस कर ली तो उसके बाद क्या है, इनको प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट भी तो करना है किसी दूसरे पार्ट में या फिर उसको फर्दर जो मॉडिफिकेशन करनी है उसकी, तो इनको उस प्रोटीन को गोल्जी एपरेटस को फर्दर मॉडिफिकेशन के लिए भेजना पड़ेगा। तो ये कैसे भेजेंगे, ठीक है। तो मतलब इस जो इन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस की है इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भेजना भी तो है, इस कैविटी के थ्रू वो मूव करेंगी दूसरे पार्ट के लिए, ठीक है। तो इस कैविटी में भेजने के लिए भी तो कोई स्ट्रक्चर चाहिए होता है। तो जो इसकी जो मेम्ब्रेन होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की
वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ही होती है। इसमें चैनल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकोन्स, ठीक है। इन चैनल्स, जो ये चैनल्स प्रेजेंट है, इनको हम बोलते हैं ट्रांसलोकोन, ठीक है। तो ये ट्रांसलोकोन जो चैनल है उसके थ्रू ये प्रोटीन्स क्या करती है, ये इस कैविटी में आ जाती है और इस कैविटी के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होती है गोल्जी एपरेटस को या फिर अदर पार्ट्स को, ठीक है। इसी प्रकार जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की थर्ड फॉर्म होती है वो होती है ट्यूब्यूल्स। मैंने आपको बताया जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में होता है। ये क्या होती है, ये ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सिस्टर्नी के साथ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और वेसिकल्स के साथ प्रेजेंट होते हैं। वेसिकल्स और सिस्टर्नी के साथ जो ब्रांच्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं ट्यूब्यूल की फॉर्म में, क्या होते हैं, ये ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं सिस्टर्नी और वेसिकल्स के साथ। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होते हैं। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो ट्यूब्यूल्स का बना हुआ होता है, ठीक है। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब किसी प्रोडक्ट की सिंथेसिस करता है, जैसे कि इसने प्रोटीन की सिंथेसिस की या लिपिड की सिंथेसिस की, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो प्रोटीन की सिंथेसिस करता है और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो लिपिड्स की सिंथेसिस करता है। सो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने किसी भी प्रोडक्ट की सिंथेसिस की, ठीक है, तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ल्यूमिन है ये उन प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। मतलब इसको जो एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मिलता है कि उस पार्ट में प्रोटीन की ज़रूरत है या लिपिड्स की ज़रूरत है, तो ये यहाँ से उसको सिक्रेट करता है। ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, हार्मोन्स भी हो सकते हैं, एंजाइम्स भी हो सकते हैं, प्रोटीन्स भी हो सकते हैं। इसलिए क्या होता है, ये यहाँ से ट्रांसपोर्ट होते हैं और ये गोल्जी एपरेटस को भेज दिए जाते हैं और वहाँ पे इसकी फर्दर मॉडिफिकेशन होती है। सो जब यहाँ से जब प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करना होता है, ठीक है, जो वेसिकल की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होएंगे ना, सो जो वेसिकल्स होते हैं इनके ऊपर कोटिंग्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। वो जो कोटिंग होती है वो एक प्रोटीन की कोटिंग होती है जो 2 टाइप की होती है, कोप 1 एंड कोप 2, ठीक है। सो जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी एपरेटस को किसी प्रोडक्ट को भेजना है, मान लो प्रोटीन को भेजना है, तो जो वेसिकल के ऊपर जो कोटिंग होगी वो कोप 2 प्रोटीन की होगी, ठीक है। सो कोप 2 प्रोटीन से इसको कोट किया जाएगा और गोल्जी एपरेटस को भेज दिया जाएगा। इसी प्रकार अगर गोल्जी एपरेटस ने मतलब वेसिकल के थ्रू किसी प्रोडक्ट को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भेजना है तो वो क्या करेगा, तो वो कोप 1 की कोटिंग करेगा, ठीक है। तो कोप 1 प्रोटीन जो है इसकी कोटिंग होएगी उन वेसिकल के ऊपर और फिर उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भेज दिया जाएगा, जिसको हम रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्टेशन भी बोलते हैं। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो 2 टाइप का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक को हम ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं, ठीक है। इसके ऊपर राइबोसोम जो अटैच होते हैं उसकी वजह से इसका जो स्ट्रक्चर है, मतलब इसका जो सरफेस है वो ग्रेन्यूलर होता है, इसकी वजह से हम इसको ग्रेन्यूलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोलते हैं, ठीक है। सो जो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है और उसको पैक भी करता है। सो ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं। तो जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है वो कब स्टार्ट होती है, जब न्यूक्लियस क्या करता है, एमआरएनए की सिंथेसिस करता है और एमआरएनए को मतलब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम पेरीन्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। वो जो स्पेस होता है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है एंडोप्लाज्मिक के ल्यूमिन के साथ, तो उसके थ्रू जो मैसेंजर आरएनए है वो ट्रांसपोर्ट होता है राइबोसोम्स को, ठीक है, और राइबोसोम्स पे आके वो अटैच हो जाता है। जब एमआरएनए उसके ऊपर अटैच हो जाएगा तो प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से जब प्रोटीन की सिंथेसिस फिनिश हो जाती है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, मैंने आपको स्ट्रक्चर के थ्रू बताया था कि वो उसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो एक बड फॉर्म कर देती है और उसमें प्रोटीन को पैक करके वहाँ से डिटैच हो जाती है और वेसिकल फॉर्म करती है। तो उस वेसिकल के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी एपरेटस को और वहाँ पे जाके इसकी फर्दर मॉडिफिकेशन होती है। इस प्रकार से जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये प्रोटीन की सिंथेसिस के साथ साथ उसकी पैकेजिंग भी करता है।
ये फॉर्म करता है वेसिकल्स, जो क्या होते हैं, स्मॉल मेम्ब्रेन बबल्स होती हैं। जो मेम्ब्रेन होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, वो ही बड फॉर्म करती है और वो जो है वहाँ से डिटैच होकर वेसिकल्स फॉर्म करती है। इस प्रकार से जो वेसिकल्स है वो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन से ही बनते हैं। इस प्रकार जो राइबोसोम्स जो होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे जो राइबोसोम्स अटैच होते हैं वो किसके थ्रू अटैच होते हैं, वहाँ पे एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं राइबोफोरिन। ये क्या करती है, ये राइबोसोम को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे अटैच होने में हेल्प करती है। सो जो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, उसको पैक करता है, थोड़ी बहुत उसमें मॉडिफिकेशन करता है। फर्दर जो मॉडिफिकेशन होती है वो गोल्जी एपरेटस में होती है। सो जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन की सिंथेसिस कर देता है तो ये उसको पैक करके उसको वेसिकल की फॉर्म में गोल्जी एपरेटस को भेज देता है, मतलब गोल्जी बॉडीज़ को भेज देता है। तो गोल्जी बॉडीज़ क्या करता है, ये उसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करता है और जहाँ पे जिस फॉर्म में उसकी ज़रूरत होती है उस फॉर्म में उसको वहाँ पे भेज देता है। अगर प्रोटीन की ज़रूरत जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को है तो ये गोल्जी बॉडी जो है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भेज देगा। अगर लाइसोसोम्स जो हमारी बॉडी में जो सोसाइटल बैग्स होते हैं उसको भी प्रोटीन की ज़रूरत होती है, जो उसमें जो एंजाइम प्रेजेंट होता है वो एक प्रोटीन ही है, इसलिए जो अगर वहाँ पे उसकी ज़रूरत है तो ये लाइसोसोम को भेज देगा। अगर सेल से बाहर कहीं पे भी प्रोटीन की ज़रूरत है तो ये सिक्रेटरी वेसिकल की फॉर्म में उसको सेल से बाहर सिक्रेट कर देगा एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू। ठीक है। दूसरी जो टाइप है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वो होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो क्या होता है, वो उसको हम ए ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जो राइबोसोम्स अटैच नहीं होते, इसका जो सरफेस होता है वो स्मूथ होता है, इसकी वजह से हम इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं और ए ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोलते हैं। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसकी एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म होती है जिसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। जो हमारे मसल सेल्स होते हैं उनके अंदर जो मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फॉर्म में होता है और इसका फंक्शन क्या होता है, ये स्टोर करता है कैल्शियम आयन को स्टोर करके रखता है। ठीक है। सो जितने भी सेल्स जो होते हैं, ठीक है, मतलब जो मेटाबॉलिज्म लिपिड की मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं उनके अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। जैसे कि एडिपोज सेल्स है और इंटरस्टिशियल सेल्स है या ग्लाइकोजन स्टोरिंग सेल्स है लीवर के, या फिर स्पर्मेटोसाइट्स हैं। इनके अंदर क्या होता है, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी कंसंट्रेशन हाई होती है इन सेल्स में। ठीक है। क्योंकि ये लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। ये जो सेल्स है इसके अंदर लिपिड का मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है तो इसके अंदर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी कंसंट्रेशन हाई होती है। जो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये लिपिड की सिंथेसिस कैसे करता है, एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं एसिटाइल को एंजाइम ए। ठीक है। ये अटैच होता है, एंटर करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और वहाँ पे जाके लिपिड्स की सिंथेसिस करता है। सो जो ये लिपिड्स होते हैं ये किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, जैसे फैटी एसिड्स है, फैटी एसिड की फॉर्म में हो सकते हैं, या फिर फॉस्फोलिपिड्स है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं उसकी फॉर्म में हो सकते हैं, या फिर कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में हो सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है, इसलिए जो ये लिपिड्स हैं ये किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है। अगर फैटी एसिड की फॉर्म में है तो जहाँ पे एटीपी की ज़्यादा ज़रूरत है तो वहाँ पे जो ये लिपिड्स को भेजता है वो फैटी एसिड की फॉर्म में होते हैं। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भेजना है तो ये फॉस्फोलिपिड की फॉर्म में भेजेगा। अगर जो कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में इसको लिपिड्स को भेजना है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी होती है वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से होती है। इसी प्रकार जो अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इन लिपिड्स को कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में भेजना है तो ये कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में भेजेगा। इसी प्रकार जो सेक्स हार्मोन्स है, इस प्रकार टेस्टिस में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो क्या होता है, एक लिपिड है। ठीक है। इसी प्रकार ओवरीज में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो भी लिपिड से बनता है। ठीक है। सो जो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये लिपिड मेटाबॉलिज्म में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये स्केलेटन फॉर्म करता है सेल का। ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर्मेशन ऑफ स्केलेटन स्ट्रक्चर, क्योंकि ये लार्जेस्ट ऑर्गेनील है सेल का।
जो न्यूक्लियस से लेके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैला हुआ होता है, ठीक है। ये एक नेटवर्क फॉर्म करता है जो कि उसको स्केलेटन प्रोवाइड करता है। इसी प्रकार जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है, क्योंकि जो इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो प्रोटीन की सिंथेसिस करती है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, जो उसके कैविटी होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, जो ल्यूमिन होता है उसके थ्रू उन प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट करता है, या फिर जो कार्बोहाइड्रेट्स है उनको ट्रांसपोर्ट करता है अदर ऑर्गेन्स को, ठीक है, लाइसोसोम को या गोल्जी एपरेटिस को या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। अगर किसी को भी प्रोटीन की ज़रूरत है तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, जो राइबोसोम प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहा है ये उसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा, ठीक है। मान लीजिए ये प्रोटीन है, मतलब ये राइबोसोम ने ये प्रोटीन सिंथेसाइज की है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, एक वेसिकल फॉर्म कर लेगा और उसके अंदर इस प्रोटीन को एनक्लोज कर लेगा। और फिर क्या होएगा, इसको जो है जिस भी डेस्टिनेशन पे भेजना है, ठीक है, अगर इसको गोल्जी एपरेटस को भेजना है तो इसके ऊपर जो है कॉप2 प्रोटीन की कोटिंग कर देगा और इसको गोल्जी एपरेटस को भेज देगा। सो जो फर्दर जो मॉडिफिकेशन होनी है वो कहाँ पे होगी, वो गोल्जी एपरेटस में होगी। इस प्रकार जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। सो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये इंक्रीज्ड सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है सेलुलर रिएक्शंस के लिए। क्यों? क्योंकि ये लार्जेस्ट ऑर्गेनील है सेल का, जो एक नेटवर्क फॉर्म करता है वेसिकल्स ट्यूब्यूल्स का, फ्लैटेंड सैक्स का, मतलब एक नेटवर्क बनाता है जो कि हायर सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है सेलुलर रिएक्शंस के लिए। सेल के अंदर जितने भी रिएक्शंस होती हैं उनको हम सेलुलर रिएक्शंस बोलते हैं। और जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करता है, आपको पता है, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं। इसी प्रकार जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड्स की सिंथेसिस में हेल्प करता है, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस में हेल्प करता है, या फिर जो अदर जो स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं उनके सिंथेसिस में हेल्प करता है। जैसे कि टेस्टिस के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है उसको कौन सिंथेसाइज करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी प्रकार जो ओवरीज में जो एस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज करता है। एड्रिनल ग्लैंड्स जो होते हैं उनके अंदर जो कॉर्टिसोल हार्मोन होता है जिसको हम स्टेरॉइड हार्मोन बोलते हैं, उसको कौन सिंथेसाइज करता है, उसको भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज करता है। इस प्रकार जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो मतलब हार्मोन्स की, लिपिड्स की सिंथेसिस में हेल्प करता है। और जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या करता है, एलिमिनेट करता है वेस्ट को सेल से। मैंने आपको बताया था कि जितने भी जो मेटाबॉलिक वेस्ट है बॉडी का, या फिर ड्रग्स हैं या कोई भी जो पॉइजन है बॉडी के अंदर, उसको ये क्या करता है, उसको ये डिटॉक्सिफाई करता है। कैसे? लिपिड सॉल्युबल को ये वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करता है और उसको एक्सक्रीट कर देता है सेल के बाहर, ठीक है। इस प्रकार जो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो क्या करता है, वो एलिमिनेट करता है वेस्ट को सेल से बाहर, ठीक है। जिस प्रकार लीवर सेल्स होते हैं, लीवर सेल्स में अगर पॉइजन है या फिर जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट प्रेजेंट है तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। वो एंजाइम क्या करते हैं, लिपिड सॉल्युबल वेस्ट को वो वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करते हैं और उसको बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इसमें जो मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स होते हैं उसके ऊपर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो फॉरेन मटेरियल को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, मतलब उसको तोड़ते हैं। जिस प्रकार एंटीबॉडीज़ होती हैं, जो ये एंटीबॉडीज़ होती हैं ये क्या करती है, ये फॉरेन जो मटेरियल होता है उसके साथ लड़ने में हेल्प करती है, ठीक है। आपको पता है कि जितने भी हमारी बॉडी में अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो एंटीबॉडीज़ उससे लड़ने में हेल्प करती है, ठीक है। हमें फॉरेन जो पार्टिकल है उससे बचाती है अपनी बॉडी को, ठीक। सो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन है वो क्या करती है, उसके ऊपर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो ब्रेक डाउन करते हैं फॉरेन मटेरियल को, वो एंटीबॉडीज़ की फॉर्म में हो सकते हैं। इस प्रकार जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनील है सेल का। तो हमने इस वीडियो में बात की कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है और उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उसके क्या फंक्शंस होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।